शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कामयाब किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपकी हम मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी प्रदीप सिसोदिया से। ये एक सफल पशुपालक हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र में एक सफल उद्यमी के तौर पर भी उभर रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन्होंने पशुपालन से किस तरह से शुरुआत की, कैसे रिश्ता जोड़ा, आइए इन्हीं से जानते हैं। पशुपालन में पशु की बढ़ती संख्या में व्यवसाय की सफलता छुपी होती है। इसीलिए ज्यादातर युवा वर्ग पशुपालन में रुचि ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो पहले से किसी व्यवसाय में थे, लेकिन पशुपालन में अधिक संभावनाएं होने के कारण इस क्षेत्र में खुद को ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं गाजियाबाद के प्रदीप सिसोदिया। प्रदीप जी पहले टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय किया करते थे। वर्तमान में वो उस व्यवसाय को छोड़कर कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं। प्रदीप अपने फार्म हाउस में सिर्फ कड़कनाथ का पालन नहीं कर रहे, बल्कि बटेर, देसी मुर्गा, बतख, बकरी और मछली पालन इन्होंने किया हुआ है। प्रदीप जी ने मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गे पालन पर जोर दिया है। इस संबंध में वो बताते हैं कि कड़कनाथ के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, जिससे दिनों दिन इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इसके लिए प्रदीप जी ने सोशल मीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवसाय को नए आयाम दिए हैं। कैसे शुरू किया उन्होंने इस व्यवसाय को, आइए जानते हैं उन्हीं से। कड़कनाथ मुर्गे का जो हमने फार्म स्टार्ट किया है, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो झाबुआ है उसके बारे में पता लगा। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पर कड़कनाथ स्टार्ट किया। कड़कनाथ के जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उस समय कोई भी कड़कनाथ के बारे में जानता नहीं था, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ें आई इसकी कड़कनाथ को लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपना शुरू से जब ये हमारा प्रयास था, जैसे कि मोदी जी की जो सोच है वही हमारा प्रयास रहा है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें धीरे धीरे 2 साल तक करीब ये स्टार्ट किया, करता रहा कड़कनाथ का काम, तो मैंने फिर मार्केट की स्टडी करी और फिर मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसके लिए मैंने इसमें डायरेक्ट मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट में जैसे गया तो लोगों की जो डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उसको देख देख के मैंने अपने यहाँ चेंजेस करता चला गया। जैसे कि हमारे पास सिर्फ पहले कड़कनाथ ही था, तो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट के लिए मार्केटिंग अपना फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, डिजिटल इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है वो सब यूज़ करके वो हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना कोशिश की और अब आज हम अचीव भी कर चुके हैं अपने टारगेट। तो उसी हिसाब से हमने कड़कनाथ के साथ साथ यहाँ पर कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो है हमारे पास बटेर भी हैं, हमारे पास देसी मुर्गे, दोनों तरह के, जो क्रॉयलर मुर्गा फार्म देसी होता है और प्लस एक जो प्योर देसी होता है वो भी हमारे पास है। पशुपालन के साथ साथ प्रदीप जी ने अपने फार्म हाउस में एक किचन सुविधा भी शुरू की है, जिसको नाम दिया है द मीट विलेज। इसमें वो मांसाहारी व्यंजन बनवाते हैं।
ये शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है जो अपने घरों में ये व्यंजन बनाने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि उनका ये व्यवसाय लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा है। हमने एक छोटा सा किचन भी स्टार्ट किया है अपने फार्म पे ही। तो हमने अपने फार्म का जो नाम है वो इस तरह से रख दिया है, द मीट विलेज। मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मीट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हमारे पास जो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा मार्केट प्लेस है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए हमने चीज़ें की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कराई है। और अवेलेबिलिटी कराने के बाद लोगों का जो रिस्पांस है वो हमें बहुत अच्छा मिला है। और क्वालिटी से हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। साफ़ सफाई और इस तरह का हम पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज़ आती है, तो उसका हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के साइंटिस्ट लोग हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ है मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम टच में रहते हैं। और तो हमारे को जो अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा व्यवसाय जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं यही सलाह दूंगा, अगर कोई डायरेक्ट मार्केट में जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मोदी जी ने ये बात बोली क्यों कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, तो मेरा ये फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया कि अगर एक कोई किसान है और वो गेहूँ उगाता है, तो गेहूँ उगाने के बाद अगर वो डायरेक्ट गेहूँ बेचेगा, वो भी मंडी में जाके, तो उसको कभी फ़ायदा नहीं होने का। तो इसमें क्या है कि जब तक वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ उगाया, तो गेहूँ के उगाने का थोड़ा सोचे ना कि दलिया बना के बेचें। जैसे कोई आलू बना रहे हैं तो उसका चिप्स बना के बेचें, कोई मसाले हैं तो साबुत है तो उसे पीस कर बेचें। तो उसी तरीके से हमने जो है फार्मिंग में यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास हैचरी भी है, जिसमें हम पूरे ऑल इंडिया के जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हम 1 डे ओल्ड चिक्स, 15 डेज़, फुल साइज़, ये पूरा ऑल इंडिया हम बाई ट्रेन भेजते हैं। इसके लिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे पास बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्स की भी पूरी यहाँ पे जो कड़कनाथ के एग्स मिल जाते हैं, कड़कनाथ के एग्स बेस हम यहाँ पे सेल करते हैं और देसी के एग्स सेल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि अब एक फार्म मॉडल में हमने एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पर शहर के जो भी अच्छे शौकीन लोग हैं वो हम पे अप्रोच करते हैं। लोगों की मौजूदा जरूरतों को समझकर किया गया काम हमेशा फल देता है। यही वजह है कि प्रदीप सिसोदिया जी का ये व्यवसाय अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदीप जी ने जहां खुद का भविष्य संवारा है, वहीं युवाओं को भी नई राह दिखाई है। तो ये थे हमारे सफल पशुपालक या फिर कहें कि सफल उद्यमी प्रदीप सिसोदिया। ऐसे ही और सफल किसान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है राजस्थान के जयपुर का रुख करने का। वहां पर रहते हैं राम नारायण ठाकर। बता दें आपको, ये फसलों की खेती करते हैं, वो भी खुले खेत में नहीं बल्कि पॉली हाउस में। आधुनिक खेती को अपनाया हुआ है इन्होंने। पॉली हाउस का दामन थामकर किस तरह से इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है, खेती के परिवेश में बदलाव लाया है, आइए इन्हीं से जानते हैं।
किसान एक ऐसी ताकत का नाम है जो हर विपरीत परिस्थिति में भी सहज रास्ता निकाल लेता है। किसान हर परेशानी का सामना करते हुए धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाता है। ऐसी समस्याएं तब ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रकृति प्रदत्त हो। राजस्थान एक ऐसी ही जगह जहां पहले से ही किसान जद्दोजहद करके खेती का दामन थामे हुए है। धूसर मिट्टी में ना तो जल धारण की क्षमता होती है, ना ही पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके बाद भी यहाँ के एक किसान है राम नारायण, जो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ जानता भी नहीं था कि नाम सुन के कुछ अधिकारियों से मैंने मिला, तो मैं दुर्गापुरा गया। तो दुर्गापुरा जाने के बाद में हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे हम मिले। जिस दिन हमने आवेदन किया उसी दिन हमारे को सेक्शन लेटर मिल गया। तो हमने 2 पोली हाउस की अप्लाई की थी, दोनों पोली हाउस की मिल गई। 2 पोली हाउस हमने लगाई थी। तो हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बोला था कि यार पहले आप एक लगाओ, क्या पता कामयाब होगी नहीं होगी। नहीं, सर हमारे को 2 लेना है। तो उन्होंने हमारे को 2 पोली हाउस दिया। जयपुर राजस्थान के किसान राम नारायण परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। खेती में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए राम नारायण ने पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान ना था। इसके लिए उन्होंने सरकार की मदद ली और पॉली हाउस के लिए आवेदन दिया और जल्द ही उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस तरह साल 2013 में राम नारायण ने पॉली हाउस लगवाया, जिस पर सरकार ने 75% का अनुदान दिया। इस तरह से तैयार पॉली हाउस में राम नारायण ने सबसे पहले खीरे की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें भरपूर पैदावार मिली। इसके बाद तो जैसे पॉली हाउस का सिलसिला सा बन गया। हमने 2013 फर्स्ट वीक में जो पोली हाउस लगाया था, उस पोली हाउस में हम शुरू में खीरे की खेती की थी। खीरे में हमने 62 टन खीरा निकाला। उस खीरे में निकालने से हमारे को और जागरूकता फैली। फिर हमने 1 पोली हाउस की जगह 2 पोली हाउस लगाया। 2 पोली हाउस की जगह आज मेरे परिवार में 22 पोली हाउस लगे हुए हैं। जो किसान पोली हाउस लगाता है उसको सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब गर्मी का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पर अगर लाइट नहीं आएगी तो अपन इसके अंदर खीरे की पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। जब टेम्परेचर 40 से 45 टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी फसल जलने का नुकसान होने का बहुत बड़ा एक संदेश है। अगर सौर ऊर्जा लगी होगी, बिजली नहीं आएगी ना, तो इस सौर ऊर्जा एक किसान के लिए रामबाण है। तो किसान को सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है। फार्म पॉइंट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा जब भी लाइट नहीं आएगी तो दोपहर की टाइम अपन स्पीकर ऊपर की जो फोगर है, टेम्परेचर हाई होगा, वो फोगर चलाने के लिए अपन को सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज राम नारायण करीब 22 पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, लेकिन ये सब इतना आसान ना था, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी थी और वो थी पानी की। इसके लिए उन्होंने फार्म पर ही पक्के तालाब का निर्माण करवाया। साथ ही बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए सोलर पैनल लगवाए। इन सब सुधारों के बाद राम नारायण ने एक और अच्छी पहल की और वो है जैविक खेती को अपनाना। साल 2015 के पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, लेकिन लोगों के सुझाव और रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को जानने के बाद वो भी जैविक खेती करने लगे। साथ ही जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो जैविक खेती जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम अंदर पॉली हाउस के अंदर हर आदमी को घुसने नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, हमने जो भी जैविक का जो काम करते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं, जो जैसे नीम ऑयल है, अपने आकड़े के दतूरे हैं, गोबर को सड़ाते हैं और कई चीज़ें हमारे जैसे छाछ होती है, हमारे छाछ के अंदर भी हम उसको भी मतलब बहुत 3-4 दिन तक उसका मतलब उसको एक खटाई अच्छी तरह खटाई देके उसका भी हम स्प्रे मारते हैं ना, तो हमारे को एक रामबाण से मिलता है। गौमूत्र, नीम के पत्ते, आक के पत्ते और छाछ का प्रयोग किया जाता है। वो बताते हैं कि इससे उन्हें गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है। जैविक खेती के अंदर जैसे ये केचुआ खाद हो, और जैविक खेती के अंदर जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, आकड़े के दथुरे उनको गाड़ के हम कई प्रकार के काढ़े बना के हम उसको यूज में लेते हैं। नीम ऑयल का हम ऊपर स्प्रे करते हैं, उसमें हमारे को कई चीज़ें, कई जीवाणु कीटाणु। वैसे तो पॉली हाउस में बीमारियाँ बहुत कम आती है क्योंकि ये पैक हाउस है, तो पैक हाउस में बीमारियाँ कम आती है। राम नारायण की मेहनत पॉली हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह देखी जा सकती है। बाहर खेत में वो मिर्च और टमाटर की फसलें उगाते हैं, इससे भी उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है।
कि जितने से कम हो, जितना जहर कम हो, जितने से जितना कम हो, यूरिया वगैरह जितना भी है ये सबसे कम देवे और सबसे कम जहर दे के ही अगर खाने के अंदर जिस आदमी को 10 मन गेहूँ पैदा करता है वो चाहे 8 मन गेहूँ पैदा कर ले, पैदावार कम हो जाए उसकी अपन को बर्दाश्त है। लेकिन मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहर से बचे और ये जहर कभी भी लाके अपने खेतों में नहीं डाले। इस खेती भी हमारी आगे से आगे इतना खेत बिगड़ते जा रहे हैं इस केमिकल डालने से, जो हम आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी खेती नहीं कर पाएंगे। कृषि में किए गए उनके कार्यों के कारण उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। राम नारायण ने विपरीत हालातों में भी सफल खेती करके दूसरे किसानों को सीख दी है। ऐसे किसानों की कामयाबी ही हमारे देश का असली विकास है। तो ये थे हमारे जयपुर राजस्थान के सफल किसान राम नारायण ठाकर। एक और सफल किसान है इसी क्षेत्र के जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नेशनल पार्क। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने जिक्र किया था, एक और हमारे सफल किसान हैं जयपुर राजस्थान के ही, जिनसे अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। नाम है इनका गंगाराम सेपट। जैविक खेती करते हैं, इसके साथ ही इन्होंने पशुपालन और मछली पालन को भी अपनाया हुआ है। किस तरह से इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है, आइए इन्हीं से जानें। पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। कि राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड, फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर
पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पोली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम के हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है, मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं। और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं। और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में। गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाया में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाया में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं। और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी
किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के 3 सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तानों को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अपनी कहानी आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।